पल पल घुट रही है दिल्ली। पल पल तड़प रही है दिल्ली। तिल तिल मर रही है दिल्ली। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी हकीकत जो न केवल बेहद खौफनाक है, बल्कि वो अपने आप में दिल्ली वालों के लिए एक चेतावनी भी है। दिल्ली के बाशिंदों पर मंडरा रहा है एक ऐसा हवाई खतरा जो दिखता मुश्किल से है, लेकिन जब वो वार करता है तो अंजाम होता है सीधा मौत। दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके भी इस खतरे की चपेट में आते जा रहे हैं और बढ़ते वक्त के साथ इस खतरे की शक्ल और विकराल होती जा रही है। चाहे आप सड़क पर चल रहे हों या फिर घर के अंदर बैठे हों, एक एक दिल्ली वाला इस खतरे की जद में आता जा रहा है और दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों पर यह काली छाया अपने पांव पसारती जा रही है। आज न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आया है दिल्ली को धुआं धुआं कर देने वाले खतरे की चेतावनी, क्योंकि अगर दिल्ली अभी नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी। टीम न्यूज नेशन। यह खतरा सिर्फ दिल्ली पर नहीं मंडरा रहा, बल्कि यह खतरा प्रदूषण का पूरे देश भर पर है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, जहां राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी पूरे जोर के साथ प्रदूषण के कम करने का दावा करती है, आज अगर वहां पर प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ रही है कि आप सांस नहीं ले रहे बल्कि धुएं को अपने फेफड़े में भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, सवाल यह उठता है कि चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर दिल्ली वह वानगी है जिसके आधार पर आप पूरे देश के लिए नीति तय करते हैं, तो क्या दिल्ली में वही हो रहा है जो पूरे देश में है? और अगर दिल्ली में जो हो रहा है वो चिंताजनक है, तो फिर पूरे देश में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? देखिए जरा रिपोर्ट। दिल्ली पर मंडरा रहे जिस खतरे का जिक्र हम कर रहे हैं, वो है दिल्ली की आबो हवा में प्रदूषण की मात्रा। दिल्ली की फिजा में पॉल्यूशन की मात्रा इस हद तक बढ़ गई है कि वो जिंदगी को मौत में तब्दील करती जा रही है। पर्यावरण में जहरीली गैसों की बढ़ती मात्रा पर आई आईआईटी और डीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जहरीली गैसों के चलते हर साल 7,350 से लेकर 16,200 लोग वक्त से पहले मौत के शिकार हो रहे हैं। हम जब हवाई जहाज से दिल्ली आते थे पहले सन 80 में, तो हमें आसमान नीला दिखाई देता था और अब ग्रे कलर का दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल सर्वविदित हो जाता है इस बात से कि वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है और जो बारीक साइज के हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, जो सेटल भी नहीं करते हैं। दरअसल हवा को जहरीला बनाने के पीछे गैस और उनके कण जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेकर अब तक दिल्ली की हवा में ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि 2010 में दिल्ली की हवा में पीएम की मात्रा 260 mg पहुंच गई थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमाने से 13 गुना ज्यादा थी। और इसी जहरीली हवा के चलते धुआं धुआं हो रही है दिल्ली वालों की जिंदगी। खतरा सिर्फ मौत का नहीं बल्कि ऐसी बीमारियों का भी है जो इंसान का जीना दूभर कर सकती हैं। दिल्ली के वातावरण पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार बना रही है। ये खतरा कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 12 सालों में तकरीबन 55 से 60 लाख ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मरीज को प्रदूषण के चलते सांस की बीमारियां हो गईं। पीएम 2.5 और 10 की मात्रा वाले ये जहरीले महीन कण सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों में जाते हैं और पूरी ही श्वास तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें फेफड़ों में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीडेशन की वजह से जो ओजोन बनती है वो, और जो पार्टिकल्स निकलते हैं, स्पेशली जो अब ज़्यादातर लोगों ने डीजल की गाड़ियां रखनी शुरू कर दी हैं, उससे गैसेस निकलती हैं और इंडस्ट्रियल भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सबका एक मिला जुला इफेक्ट ये है कि इसमें लोगों को एलर्जीज बढ़ गई हैं, स्किन की बीमारी बढ़ गई है, आंखों में अजीब सी जलन और चुभन होने लगी है, दमे के मरीजों को दवाई की दवाएं फ़ायदा नहीं कर रही हैं, और छोटे बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको सांस की बीमारी हो रही है। हवा को जहरीला बनाने वाले कण में पीएम के साथ ही साथ नाइट्रेट, सल्फेट के कण भी जिम्मेदार हैं। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा को जांचने के लिए न्यूज नेशन की टीम लेबोरेटरी में भी पहुंची और जो नतीजे हमारे सामने आए वो चौंका देने वाले थे। हमारी जांच में साफ हो गया कि दिल्ली वालों की सांसों में घुलते जा रहे जहर की पैदाइश दिल्ली की सड़कों और कारखानों से होती है। और अगर दिल्ली ने जल्द प्रदूषण के इस दानव को काबू नहीं किया तो दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि वहां सांस लेना भी दम घुटने जैसा हो जाएगा।
दिल्ली की हवा में घुलते जहर की मात्रा सामान्य से कुछ इस कदर ऊंची जा चुकी है कि जो हवा आपकी सांसों के लिए, आपके जीवन के लिए जरूरी है, वहीं अब आपके लिए जानलेवा साबित हो रही है। डॉक्टर भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार इसका इलाज कैसे किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये जो एयर पॉल्यूशन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल केवल दिल्ली में 1100 नई गाड़ियां रोज आती हैं और इनमें से जो अगर मार्केट सेल पे आप एक नजर डालें, 50% से ज्यादा वो गाड़ियां हैं जो डीजल से चलती हैं। कहा यह भी जाता है कि 1.2 मिलियन व्हीकल जो हैं रोजाना दिल्ली में आते हैं, इसमें 70% तादाद निजी कारों की है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वातावरण में किस तरह से प्रदूषण घुल मिल रहा होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर के अग्रवाल और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ेंगी रुचिता बंसल। आप प्रोग्राम ऑफिसर हैं एयर पॉल्यूशन यूनिट में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रुचिता, मेरा पहला सवाल आपसे, पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ हालात दिल्ली के सुधरे हैं, लेकिन आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दौरान जो 5 जून को हम मनाते हैं, उसमें जो रिपोर्ट आई है, खासकर टेरी ने जो रिपोर्ट दी है, आप लोग भी लगातार सर्वे करते हैं, उसमें ये कहा गया है कि एयर पोल्यूशन इस हद तक बढ़ गया है, इससे लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हम एयर पोल्यूशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पहली बात, क्योंकि स्मोक लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं दिल्ली में, नॉट ओनली इन दिल्ली, इन अदर सिटीज ऑल्सो। पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब आपका सवाल है कि क्यों, अगर कुछ स्टेप्स लिए गए इस पोल्यूशन को सुधारने के लिए, तो वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? एक्चुअली अगर हम 2005 से 2010 में स्टडीज़ देखें तो PM10 और PM2.5 it has increased from 7, basically PM2.5 has increased 7 times and PM10 has increased 9 times from 2005 to 2010. Same is when you talk about nitrogen dioxide, that is again increased from 2%, basically increased twice the standard. तो PM10 अगर 2005 में अराउंड 96 सिटीज में इसकी मॉनिटरिंग होती थी, अभी 2010 जी, अगर मैं थोड़ा सा जरा दर्शकों के हिसाब से अगर चीज़ों को समझना चाहूँ, ये जो बढ़ोतरी हो रही है इसकी वजह क्या है? क्योंकि कहा गया था कि CNG के लागू करने के साथ और डीजल बसों को अगर आप बंद करते हैं, डीजल के इस्तेमाल को कम करते हैं, तो आप प्रदूषण को कम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि CNG इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसके साथ व्हीकल पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई जी। व्हीकल पॉपुलेशन के साथ इवन द जब वे डीजल कार्स आजकल बढ़ रही हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर वो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो दे वांट टू गो फॉर डीजल कार्स, क्योंकि इट इज़ चीपर देन द पेट्रोल। सेकेंडली, अगर हम कोई स्टेप लेते हैं पोल्यूशन डिक्रीज करने का, same way we have to improve our other systems also. We have to improve the mobility. Buses बढ़ी, लेकिन there is problem of multimodal integration, क्योंकि फीड buses को basically हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं कर पाए। हाँ जी, हम अपने जो हमने लेवल रखा था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रैपिड करेंगे, वहां हम कम कर गए, सिर्फ हमने कानून बना दिया और कुछ प्रोग्राम्स लिया है। बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, आप सवाल ये है, मान लीजिए हेल्थ के लिहाज से खासकर छोटे बच्चों को, ये जो रिसर्च आई है, छोटे बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है खासकर इस एयर पोल्यूशन का, खासकर 5 साल के नीचे के बच्चे। ये तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज तो है। अगर हमें पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट चेस्ट, अस्थमा, COPD। आई एम मोर कंसर्न अबाउट द हार्ट। अस्थमा, COPD तो यू कैन मैनेज, हार्ट से तो हार्ट अटैक हो गया, आप मर जाओगे जल्दी, समय से पहले मर जाओगे। तो दोनों कंसर्न है। सो कंसर्न इज़ अबाउट एयर क्वालिटी का कंसर्न मेरे को ब्लड प्रेशर से है, मेरे को हार्ट अटैक से है, मेरे को पैरालिसिस से है, मेरे को अस्थमा से है, मेरे को COPD से है। अब जैसे मैंने अभी खोला दिल्ली की साइट के अंदर में, तो मैंने RK पुरम का निकाला साइट के अंदर में, तो मैंने देखा कि SO2 तो ठीक है, NO2 बढ़ा हुआ है जी। तो NO2 आपका जहाँ पे 80 होना चाहिए, वहाँ 206 है। अब ये भी अलग अलग टाइप की बीमारी बढ़ाते हैं, तो देयरफॉर देयर शुड बी अलर्ट्स। डॉक्टर अग्रवाल आना चाहिए कौन सी बीमारी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। डॉक्टर अग्रवाल, इसमें सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आम आदमी को कैसे समझ में आए कि कौन से इलाके में रहने की वजह से कौन सी बीमारी ज्यादा बढ़ रही है? वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये सरकार का DPCC का काम है कि उनको अलर्ट हर रोज पेपर में आना चाहिए कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के अंदर में कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। अस्थमा एंड COPD, अस्थमा बच्चों में ज्यादा होगा, COPD बड़ों में ज्यादा होगा। जैसे इस वक्त में RK पुरम के लोगों के अंदर में जो बड़े लोग हैं, NO2 बढ़ने के बाद में उनको होगा, जहाँ SO2 बढ़ेगा वहाँ बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन होगा। और तथ्य डॉक्टर अग्रवाल ये सामने आया है कि जो लोग घरों में रहते हैं उनको ज्यादा खतरा हो रहा है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये भी नई नई बीमारियों को जन्म दे रही है।
ये तो डेफिनेट है। जैसे हमारे को तो आज की डेट में सरकार का काम है कि पोल्यूशन को कम करे, आम जनता का काम तो है नहीं। आम जनता तो सिर्फ यह करेगी कि अपनी व्हीकल को इंप्रूव कर ले, कि अपनी व्हीकल के अंदर में चेकअप करा ले। उस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भी लेकिन पब्लिक को जिसको सफर करना पड़ रहा है बिल्कुल उसको अलर्ट मिले और उसको इलाज मिले और उसको प्रिकॉशंस के लिए अलर्ट मिले। मैं इस बात को लेकर भी आऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रेट और सल्फेट के कणों के साथ ही दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में ओजोन गैसों का बड़ा हाथ है। ओजोन का खतरा किसी तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 साल के अंदर ओजोन का लेवल सामान्य से काफी ऊपर जा चुका है। ओजोन वो गैस जो अगर निचले वातावरण में बढ़ जाए तो इंसान के लिए जानलेवा तक हो सकती है और दिल्ली में ओजोन की बढ़ती मात्रा शहर की हवा को और ज्यादा जहरीला कर रही है। दिल्ली के वातावरण में पहले से ही अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स की बढ़ती मात्रा सांसों पर सितम ढा रही थी और पिछले कुछ वक्त में ओजोन के बढ़ने से दिल्ली पर खतरा 2 गुनी गति से बढ़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण पर आए आंकड़ों के मुताबिक इन गर्मियों में ओजोन गैस अपने सामान्य स्तर से 3 गुनी हो चुकी है। ओजोन के बढ़ते लेवल को लेकर पर्यावरणविदों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। गर्मी में दिक्कत यह है कि अगर आपके प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन एमिशंस अगर ज़्यादा हुए तो ये सूर्य की उपस्थिति में रिएक्ट करके ओजोन को बनाते हैं। वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वो किसी से एमिट नहीं हो रहा है और ओजोन काफ़ी सेहत के लिए घातक होता है। लंग इरिटेशन, दूसरा सांस दम भरने की प्रॉब्लम और इससे दूसरी पॉल्यूटेंट्स के भी इफेक्ट बढ़ जाते हैं। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनकर तैयार होती है और ये तीखी गंध वाली विषैली गैस होती है। हालांकि आमतौर पर वातावरण में ओजोन सिर्फ 0.02% यानी कि 0.02% होती है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन के प्रभाव में आने वाले लोगों को सीने में दर्द, गले में रुकावट, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ग्राउंड लेवल ओजोन से फेफड़ों में सूजन हो सकती है और फेफड़े कमजोर भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स की माने तो इसका इलाज भी बेहद मुश्किल है। 50 से 70% ये कण अंदर चले जाते हैं और जो बारीक बारीक गुब्बारे हैं, जो माइक्रोस्कोपिक गुब्बारे हैं, जो बहुत ही 0.5 माइक्रोन to 1 माइक्रोन साइज के होते हैं, उनमें ये छू जाते हैं और उनकी चारों तरफ उनको लग के सर्फेक्टेंट जो होता है, जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, उसको जो है वो चोक कर देते हैं। दरअसल ओजोन गैस के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। खासकर डीजल से चलने वाली गाड़ियों जैसे कि ट्रक और बसों से निकलने वाला धुआं ओजोन और दूसरी जहरीली गैसों को जन्म देता है। हम देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर अब ऐसे हालात हैं कि दिन भर गाड़ियों का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि कुल मिलाकर जो उससे होने वाला एमिशन है, निकलने वाला जो धुआं है, प्रदूषण है, वो आपकी सांसों में घुलता जा रहा है। जो नए आंकड़े वो साफ तौर पे बताते हैं कि जो धुआं है खास तौर पे डीजल गाड़ियों का, वो इतना बढ़ता चला गया है कि दिल्ली की हवाओं में जहर सा घुलता गया है और ये आपकी सांसों पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली की सड़कों पर हर साल गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में ओजोन जैसी जहरीली गैसों से दिल्ली को निजात मिल पाना मुश्किल दिख रहा है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और इसमें तमाम सरकारी एजेंसियां कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर हैं। मधुरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, जरा ये बताइए कि अगर हम आज की बात करें तो आज दिल्ली में क्या स्थिति है, किस किस इलाके में कहां कहां क्या क्या है, जैसा कि अभी डॉक्टर अग्रवाल भी बता रहे थे, उनसे भी इसके बाद चर्चा करेंगे। मधुरेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल। हम दिखा रहे हैं आपको साइट जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की साइट है और यहाँ रियल टाइम एम्बिएंट एयर क्वालिटी डाटा है। ये लगभग करीब 4 और 2 6 ऐसी जगह है जहाँ पर लैब है और यहाँ से ऑनलाइन डाटा हमें मिलता है। हम सिविल लाइन एरिया चलते हैं जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्थ दिल्ली का इलाका है और यहाँ का ये गैस कंसंट्रेशन का हम देख सकते हैं आंकड़ा हमारे सामने है। हम बेंजीन पे नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन जो है वह जो स्टैंडर्ड लेवल है उसका प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड हम देख सकते हैं कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि बढ़ के यहाँ पर दिखाई दे रहा है 26.20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि हम देख सकते हैं लगभग 5 गुना से ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम बाकी
गैसेस को देखें तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वह अपने लिमिट से जो कि 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है उससे बढ़ के 99.86 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर दिखाई दे रहा है, यानी यह भी बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें ओजोन की बात, तो हम आपको बताएं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन दोनों का लेवल जो है वह एक दूसरे के समानुपाती है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वह डाउन जाता है तो ओजोन का लेवल अप होता है, और वो ये भी यहाँ देखा जा सकता है लगभग बराबर में है, जबकि यह दिन में लगभग बढ़ा हुआ था। उसी के साथ हम अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर हम PM 2.5 और PM 10 जिसकी चर्चा की जा रही थी उसके लेवल को भी देख सकते हैं। और यहाँ हम देखें कि जो रियल टाइम डाटा के साथ साथ प्रीवियस डेज के भी एवरेज दिए हुए हैं उसमें हम दिखा सकते हैं आपको कि जो स्टैंडर्ड है PM 10 का, जिसको हम कहते हैं कि यह ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कि महीन कण होते हैं, सांसों के जरिए जो जाते हैं अंदर, हमें पता भी नहीं चलता, उसका स्टैंडर्ड लेवल जो PM 10 का है वो 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि 211 यानी 211.50 पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया है जो एवरेज चल रहा है सिविल लाइन एरिया में। उसी तरह जो उससे भी छोटा महीन कण है PM 2.5 जिसको बोलते हैं जो RSPM बोलते हैं, और उसका लेवल अगर हम देखें तो वह भी स्टैंडर्ड 60 देख सकते हैं हम पर क्यूबिक मीटर है, उसके ठीक विपरीत 164.30 पर क्यूबिक मीटर दिखाई दे रहा है, लगभग हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना से ज्यादा यह एवरेज यहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो यह रियल टाइम जो डाटा है उसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जो एवरेज है वह बता रहा है कि यह किस स्तर पर बढ़ा हुआ है, यह हम दिखा रहे हैं। तो चीजें काफी ज्यादा खराब बनती हुई दिख रही हैं। अब डॉक्टर अग्रवाल, यहाँ सवाल यह उठ खड़ा होता है कि तमाम इलाकों की स्थिति ऐसी है, और इसे दिल्ली की बात ना करें, हम देश के तमाम हिस्सों की, अगर हम बेंगलोर की बात करें, अगर हम बात करें अहमदाबाद की, अगर हम बात करें पटना की, लखनऊ की, हम बात करें गुजरात के किसी शहर की या फिर महाराष्ट्र के किसी शहर की, मुंबई की, हर जगह यही स्थिति है। कैसे निपटा जा सकता है? क्या वाकई में रास्ता है, या हम मान चलें कि सरकार कहने के लिए तो पर्यावरण मंत्रालय तक खोल के रखती है लेकिन पर्यावरण पर किसी की नजर है नहीं? तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं दिल्ली में मुझे अस्थमा नहीं होता, बेंगलोर में हो जाता है। कोई कहता है मुझे चंडीगढ़ में, मैं दिल्ली में अस्थमा हो जाता, चंडीगढ़ में नहीं होता। वैसे दिल्ली के अंदर में भी एरियाज़ अलग अलग हैं। वो कहता है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया से वहाँ गया तो मेरे को अस्थमा हो गया। तो इसलिए एक ऑल मेडिकल डॉक्टर्स को ये सबको हमारे को मालूम होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सा पोल्यूशन उस वक्त में पोल्यूटेंट लेवल ज़्यादा है जो कौन से प्रकार की बीमारी पैदा कर रहा है। दैट्स वन फैक्टर जी। दूसरा, आम जनता बेसिकली प्रिकॉशन चाहती है, उसे मालूम है कि उसको तो एक पोल्यूशन एरिया के अंदर में रहना पड़ रहा है। एक तो प्रॉपर्टी के रेट्स पोल्यूशन एरिया के हिसाब से होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आम आदमी को पता लगेगा कि मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ वो पॉल्यूटेंट है कि नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो उसमें फर्क पड़ेगा। तीसरा ये है तमाम ब्रोकर बेदखल हो जाएंगे, फिर तमाम ब्रोकर जो बेदखल हो जाएंगे। साउथ दिल्ली जो प्रीमियम इलाका माना जाता है वहाँ बहुत गंभीर है, तो रेट गिरेंगे। तो जिस एरिया के अंदर पोल्यूशन नहीं है उसका रेट बढ़ना चाहिए। अब सवाल ये है, इस देश में सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इस देश में हर स्टेट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिनके ऊपर ये प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो क्या वो नॉन फंक्शनल हैं या वो अपने काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो इतना भारी भरकम खर्चा उनके ऊपर क्यों? रिसर्च कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू फैक्ट, इंडिया में जो भी हेल्थ स्टडीज की गई हैं दैट्स मेनली डन बाय डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स। अराउंड ओनली 2% ऑफ स्टडीज आर डन बाय द CPCC और द कॉरपोरेशन। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी, क्योंकि अगर ये लोग द स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हैं तो nobody is going to punish them, कोई पेनल्टी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, और दरअसल इनके काम काज के तरीके अपने आप में बहुत सवाल उठाते हैं। कम से कम आम आदमी एक काम तो कर ही सकता है ना, सुबह के समय अपना जो सुबह 4-5 बजे निकल के बाहर जहाँ पोल्यूशन कम है वह वॉक पे जाए, प्राणायाम करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, लंग की कैपेसिटी बढ़ाए। कम से कम ये आदमी तो काम करे। लेकिन सर कहाँ पता चलेगा कि पोल्यूशन कहाँ कम है? मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी हवा आपको पता लग जाता है कि आपको फ्रेश एयर लग रही है कि नहीं लग रही, मजबूरी में जहाँ फ्रेश एयर लगे। जो एक पुरानी कहावत है, बहुत राजधानी का दिल है, वहाँ में चर्चा करनी पड़ी कौन सी ग्रीन एरिया जहाँ जाके हम वॉक करें। बिल्कुल, तो ग्रीन एरिया ना, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली की स्थिति खराब हो रही है, और यही हाल लगभग पूरे देश भर का है। आपके पास कहीं भी कोई ऐसा इलाका नहीं मिलता जहां आप सांस भी ले सकें खुलकर। दिल्ली में जिस तरीके से कूड़े के निदान की बात सामने आती है, उसके साथ साथ ये बात भी सामने आती है कि एक अनोखा प्रयोग किया गया कि कूड़े से आप पावर प्लांट लगा दीजिए और उससे बिजली उत्पादन कीजिए। जाहिर सी बात है, सोचने में बहुत अच्छा लगा, इसे कार्यान्वित करने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल यह उठा कि उससे, उस कूड़े से जो जहरीला गैस पैदा हो रहा था, वो अपने आप में कितने सवाल लेकर आया। आइए जरा देखिए ये रिपोर्ट। ओखला से लगे राजधानी के ये वो इलाके हैं जहां वायु प्रदूषण ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। हाजी कॉलोनी का इलाका है, उसके ठीक सामने जो इलाका दिख रहा है पूरा का पूरा रिहायशी इलाका, वो सुखदेव विहार का रिहायशी इलाका है, और उससे ठीक हम कैमरे को अगर लेफ्ट करते हैं तो हमें दिखाई देता है ओखला का
वो पावर प्लांट जहां वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट इसलिए बनाया गया था कि कूड़े से बिजली बनाई जाए और इससे कूड़े का निष्पादन हो, निपटारा हो। लेकिन ये वही प्लांट है जिसकी पूरी की पूरी योजना जो है अब लोगों के लिए सरदर्द बन गई है। सामने जो इलाका दिख रहे हैं उसे हम हरकेश नगर कहते हैं, वो भी पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है और बीच में है ये पूरा का पूरा प्लांट, जहां हम देख सकते हैं कि इस प्लांट में किस तरह से कूड़ा आता है और ये पूरा जो हिस्सा है इसमें कूड़ा रखा जाता है और यहाँ से सामने प्लांट में कूड़ा ले जाया जाता है। CPCB के आंकड़े बताते हैं कि जो हानिकारक गैस है खास तौर पे हवा में घुली हुई, वह 25 गुनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। खास तौर पे अगर हम बात करें डाइऑक्सिन की, फ्यूरेन की, जो कि खतरनाक एक तरह से कह सकते हैं गैस होती है, जिसका हानिकारक प्रभाव इस तरह से आम आदमी के शरीर पर पड़ता है कि कैंसर तक की बीमारी हो जाए। इतना ही नहीं, हम आपको अगर बताएं कि जो PM 2.5 और PM 10 का जो लेवल है खास तौर पे, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, जो कि धुएं से निकलता है, इतने महीन कण होते हैं जो आपके फेफड़े को चौक कर दे और फेफड़े में कैंसर जैसी घातक बीमारी पैदा कर दे। आम बीमारी की बात कौन कहे, जिसे हम दम्मा कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करने वाले तमाम एलिमेंट्स इस प्लांट में घुले हुए हैं, जो प्लांट ठीक हमारे पीछे चल रहा है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के प्रभावित होने के बाद भी सरकार अब भी यहाँ महज आंकड़ों की बाजीगरी में जुटी हुई है, ये जतलाने की कोशिश में जुटी हुई है कि जो लेवल है खास तौर पे वो प्लांट के जो मशीन है उनकी खराबी के चलते आ रहा है, जिसको ठीक करके यहाँ स्थिति को संभाला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कई सालों से चल रहा है प्लांट, आम आदमी की ज़िंदगी पर भारी पड़ रहा है, उससे साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब एक सही वक्त आ गया है जब कहीं ना कहीं सरकार को और तमाम एजेंसियों को ये सोचना होगा कि किस तरह से इस प्लांट को या तो बंद किया जाए या फिर लोगों की ज़िंदगियां बचाई जाए। अन्यथा लाखों की तादाद में रहने वाले जो लोग हैं इस प्लांट के चारों तरफ, उनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ता है ये प्लांट कहीं ना कहीं लोगों को अपने काल के गाल में लेता जा रहा है। और एक तरह से तमाम एजेंसियाँ और सरकार जो है महज मूक दर्शक बनी है, आंकड़ों की बाजीगरी में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो आज अखबार में इश्तिहार दिए उसमें लिखा है, जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। और हमारे जो मेहमान थे वो पूछ रहे थे कि आखिर दिल्ली में कहां हरियाली है जहां वॉक किया जा सके। बहरहाल ये सोचना हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को है। दिल्ली ना केवल प्रदूषण की मारी है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिशें पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो रही हैं। सड़कों पर चलने वाले वाहन और फैक्ट्री कारखानों से प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि अब सरकार के भी कान खड़े होने लगे हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तमाम उपाय फेल हो चुके हैं। सरकार और उसकी एजेंसियां पॉल्यूशन का स्तर थामने के लिए जीतोड़ कोशिशें कर रही हैं। और अब सरकार एक बार फिर नए सिरे से एयर एक्शन प्लान बनाने में जुटी है। जल्द ही इस प्लान पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। सरकार से जुड़े लोगों के अलावा इस प्लान का पर्यावरणविदों को भी बेसब्री से इंतजार है। अब उसी लाइन में एक एक्शन प्लान जो बनाया उसमें जो है बहुत सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखे, सो दैट कि जो हमारे कंटिन्यूअस जो लेवल्स हैं दिल्ली में पॉल्यूशंस कितना बढ़े और उन पर चेक रहे। इस प्लान को नाम दिया गया है एयर एक्शन प्लान और इस प्लान के जरिए पॉल्यूशन को थामने की कोशिश की जाएगी। इस प्लान में प्रदूषण को रोकने के लिए इन कदमों को उठाया जाएगा। प्लान के अंतर्गत दिल्ली में पार्किंग के रेट बढ़ाए जाएंगे ताकि सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की तादाद पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ बाहर से आने वाली गाड़ियों को भी दिल्ली के रिहायशी इलाकों के पास से गुजरने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए गाड़ियों की तादाद पर लगाम लगाने के साथ ही साथ कुछ और भी उपाय करने के प्रावधान रखे जाएंगे। दिल्ली की हवा का स्तर सुधारने के लिए राजधानी में ग्रीन एरिया बढ़ाया जाएगा। डीजल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा और उनकी बिक्री को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। पर्यावरण पर काम कर रहे विशेषज्ञों के मुताबिक अगर एयर एक्शन प्लान की ये बिंदु अमल में लाएं, तो शायद दिल्ली की हालत सुधर जाएगी। उसमें बहुत से इश्यूज हैं, आपके इन्फोर्समेंट के भी इशू हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत जो उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एयर क्वालिटी के इश्यूज पे, तो उसमें उसका जो बेटर जो है अच्छी इंजन क्वालिटी हो, अच्छा क्लीन फ्यूल हो और इन्फोर्समेंट हो। इससे पहले सीएनजी का विकल्प वायु प्रदूषण पर नियंत्रण में कारगर साबित हुआ था, लेकिन अब ये बातें बीते दिनों की हो गई हैं। जाहिर है कि नए सिरे से इस समस्या के समाधान की पहल जरूरी है।
लेकिन इस मुद्दे पर कछुए की गति से चल रही सरकार से ठोस कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। सरकार कहती है कि वो कोशिश कर रही है और जैसा कि अभी रमेश ने बताया, हरियाली की बात कही जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हरियाली ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हरियाली अब कम से कम हमारे आसपास बची नहीं है। बिल्कुल। और अजय, ये भी देखना होगा कि पर्यावरण संरक्षण क्या भारत निर्माण का हिस्सा है या नहीं, या भारत निर्माण इसको छोड़ के बाकी सब जगह हो रहा है। इसके लिए हमें अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, 2019। बिल्कुल, कुछ देर के लिए इंतजार कीजिए, वापस आते हैं एक अच्छी खबर के साथ, पति पत्नी और पिटाई।